हमें गुस्सा क्यों आती है, हमें डर क्यों लगता है, हमारी फीलिंग किस तरीके से और कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, इन सभी सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलते हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी को हम लाइन बाय लाइन यहां पर डिस्कस करेंगे। और हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसकी यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है और इस न्यूरॉन के बारे में भी हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि यहां पर हम बात करें, हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम हैं जो कि कंट्रोल बनाने का काम करते हैं। एक न्यूरल सिस्टम जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फंक्शंस ऑफ organs or organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis। मतलब हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए, होम्योस्टेसिस का मतलब एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच एक तालमेल होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कुछ, तो बोलते समय मेरे जॉ में, मेरे टंग में और मेरे हाथ में जो मूवमेंट, इसके बीच एक तालमेल है। लिप्स, जैसे कहते हैं लिपसिंग अलग जा रही है और पता चला कि मूवीज डब डब होती हैं, है ना, इंग्लिश मूवी आप हिंदी में देख रहे हैं तो उसमें लिपसिंग अलग चल रही है और कुछ बोला अलग जा रहा, समझ में कुछ अलग आ रहा, तो वहां पर वो तालमेल नहीं बन पाता। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर एक तालमेल आपको समझ में आ रहा होगा, आंखों में, लिप्स में, टंग में, इन सबके बीच एक तालमेल होना चाहिए। अगर ये तालमेल कहीं गड़बड़ हो गया, है ना, कि इशारा अलग चल रहा है, बातचीत अलग चल रही है, आंखें अलग तरीके से चल रही, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तालमेल होना चाहिए। अब करें कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन को पूरा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मान लो हम दौड़ना शुरू करें, एक फिजिकल एक्सरसाइज है, तो एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड। तो दौड़ते समय भाई बॉडी को एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, क्योंकि जो मसल है वो एनर्जी को यूज करेंगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी मसल के लिए। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज। अब मसल को अगर एटीपी जनरेट करनी है तो एटीपी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करेगी ज्यादा, तो ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए भाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, लंग्स का काम बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट रेट आप जानते हैं 70 से 75 टाइम पर मिनट। इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल, यानी आप एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो आपके हार्ट का, है ना, लंग्स का, ब्लड वेसल का, इन सब का काम बढ़ जा रहा है। और करें जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो रही है तो एक्टिविटीज ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। धीरे धीरे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल बहुत तेजी रखता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। लेकिन जब आप बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, तो सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब कि द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, kidneys and other organs are coordinated while performing physical exercises। जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी मेहनत का काम करते हैं, तो उस समय हमारे ऑर्गन्स के बीच एक तालमेल होता है और इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करते, कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके काम में। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ ईच अदर। जैसे मान लो कि आपने बहुत बढ़िया कोई सवाल किया तो टीचर ने कहा अरे शाबाश, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वैसे यहाँ भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब जैसे कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाने के लिए जो लंग्स है ना, लंग्स तेजी से काम करेंगे। लेकिन लंग्स जो ऑक्सीजन लेके आएंगे उसको सेल तक, मसल तक ले जाने के लिए
ब्लड वेसल का काम बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए हार्ट का फंक्शन भी तो बढ़ जाएगा। यानी जो हार्ट है वो लंग्स के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली मिलकर कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज मतलब मिलके वो काम कर पाए। तो सवाल ये कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, इनके बीच कैसे तालमेल बनता है? तो इनके बीच तालमेल बनाने का काम न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिन्हें एक साथ मिला के हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोनों सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है जो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर। क्या डिफरेंसेस हैं, जरा समझते हैं इस बात को यहाँ पर। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड an organized network of point to point connections for a quick coordination। कह रहे न्यूरल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन बनाने का तरीका बहुत क्विक है, फास्ट है, ये फास्ट होता है। और कह रहे पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, ये पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन मतलब न्यूरॉन टू न्यूरॉन। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। और अगले चैप्टर में एनसीईआरटी ने कहा है कि जो न्यूरल कंट्रोल होता है वो क्विक है लेकिन शॉर्ट लिव होता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल है ये स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। यानी दोनों के कंट्रोल में अंतर है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस अ सिनेप्स, और उसके अलावा हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन की जो फिजियोलॉजी है अब ये सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो चलिए न्यूरल सिस्टम से शुरू करते हैं। हमने फ्रॉग का न्यूरल सिस्टम पढ़ा, कॉकरोच का न्यूरल सिस्टम पढ़ा है, अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। कई जितने भी एनिमल है, पोरीफेरा को छोड़कर, पोरीफेरा अकेला ऐसा फाइलम है जहां पर न्यूरॉन नहीं पाए जाते हैं। बाकी हर जगह आपको सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक न्यूरॉन मिलेंगे। तो न्यूरॉन क्या करते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं जब कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जैसे टच एक स्टिमुलस है, तो जब हमें कोई टच करता है तो हमें पता चल जाता है ना कि हमें किसी ने टच किया है। तो जब कोई हमें टच करता है, टच इज अ स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस को हमारे न्यूरॉन डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसे ग्रहण करते हैं एंड ट्रांसमिट, और उसे ट्रांसमिट करके हमारे ब्रेन तक संदेश को पहुंचाते हैं। अब करें जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही सिंपल है। लोअर इन्वर्टिब्रेट, लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है, नाइडेरिया, और इसमें जो न्यूरल सिस्टम होता है दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का पूरा जाल फैला हुआ है। फिर कह रहे हैं न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच आपने पढ़ा, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट along with a number of ganglia and neural tissues। अब कॉकरोच में अगर आप याद करें तो कॉकरोच में जो ब्रेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, लेकिन वर्टिब्रेट में हमें केवल ह्यूमन से मतलब है, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब देखो चैप्टर 14 जब हमने स्टार्ट किया पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में दो पार्ट में डिवाइड है, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट हैं, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार पार्ट थे, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट थे, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट, सीएनएस एंड पीएनएस। तो ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक को सीएनएस यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कहते हैं और दूसरा पीएनएस यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, फ्रॉग में अगर हम बात करें तो वहां पर तीन पार्ट होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। वहां पर एएनएस अलग कंपोनेंट है, ऑटोनॉमी न्यूरल सिस्टम,
लेकिन ह्यूमन के केस में ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का एक पार्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा अभी तो कह रहे हैं जो सीएनएस होता है वो इंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, एंड सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। फिर कह रहे हैं जो पीएनएस है दिस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व निकलती हैं वही पीएनएस को बनाती हैं। अच्छा, ब्रेन से जो नर्व निकलती है उन्हें हम लोग क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं, क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड जो निकलती हैं उन्हें हम लोग स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं, स्पाइनल नर्व। फ्रॉग में क्रेनियल नर्व 10 पेयर और स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होती हैं। ह्यूमन में क्रेनियल नर्व जो होती है वो 12 पेयर होती हैं और जो स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर होती हैं। तो जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व होती है यही मिलके पीएनएस का फॉर्मेशन करती हैं। अब कह रहे हैं पीएनएस में जो नर्व फाइबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप, एफरेंट एंड इफरेंट। जैसे आप किडनी में पढ़ते हैं ना, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट जो होता है वो ब्लड लेके आता है, इफरेंट अवे लेके जाता है। वैसे ही सोच लो आप यहाँ पर कि जो एफरेंट नर्व फाइबर हैं ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन टू द सीएनएस। ये सीएनएस को संदेश लाते हैं। जैसे वहां ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आता था एफरेंट, वैसे ही कंपेयर करिएगा। एंड द इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन। तो टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस को जो संदेश लाएगा वो एफरेंट नर्व फाइबर, और जो अवे ले जाएगा सीएनएस से वो इफरेंट हो जाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मान लो सीएनएस है, तो सीएनएस से सीएनएस को संदेश जा रहा है और यहां से वापस जाएगा। तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से जो संदेश सीएनएस की तरफ आ रहा है एफरेंट, और जो अवे ले जा रहा है वो इफरेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, खूब गलत भी होता है ये, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब करें जो पीएनएस होता है ये डिवाइडेड होता है दो डिवीजन में। एक को कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरे को ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक जो होता है वो वॉलंटरी ऑर्गन को संदेश भेजता है, और जो ऑटोनॉमिक वो इनवॉलंटरी। देखो, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज, रिले मतलब भेजना, इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। आप स्केलेटल मसल को वॉलंटरी समझिए यहाँ पर, ये वॉलंटरी ऑर्गन को संदेश भेजेगा। जैसे मेरी टंग इस समय मूव कर रही है तो टंग वॉलंटरी मूवमेंट कर रही, तो यहाँ पर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम संदेश भेज रहा है। वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो हमने रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में भी पढ़ा था, इसके दो कंपोनेंट थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता था, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता था, पैरासिम्पैथेटिक उल्टा करता था। तो कह रहे हैं कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो इनवॉलंटरी ऑर्गन को संदेश भेजता है। जैसे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मूथ मसल है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसमें ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है वहां पर। अब करें जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है ये फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, इन दोनों में डिवाइड होता है। अब यहां पर एक और नया सिस्टम दिया गया, वीएनएस, विसरल न्यूरल सिस्टम। और इसमें पहला सवाल है, इट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, इस पॉइंट को अलग से याद रखेंगे। दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व। जितनी भी नर्व है सबको मिला लीजिए आप। नर्व कौन सी? क्रेनियल नर्व 12 पर, स्पाइनल नर्व 31 पर, सारी नर्व आप मिला लीजिए। फाइबर्स मतलब एक्सॉन, गैंग्लिया एंड प्लक्सेस। प्लक्सेस का मतलब आप समझ सकते हो कि नेटवर्क है ये न्यूरॉन का। बाय विच इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरा। विसरा का मतलब इंटरनल ऑर्गन, एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सीएनएस से विसरा को संदेश जा रहा है, विसरा से सीएनएस को संदेश जा रहा है। ये वीएनएस करेगा, इसमें नर्व, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लक्सेस सारे इंक्लूड किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल भी कहा जाता है। न्यूरॉन इज अ नर्व सेल।
तो न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और आप जानते हैं कि न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल बॉडी की है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट, नेमली 3 पार्ट इसके होते हैं: सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन या नर्व फाइबर। अब जो सेल बॉडी है, दिस कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड टिपिकल सेल ऑर्गेनेल एंड सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल। तो यहाँ पर एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया जहां पर सेल बॉडी आप देख सकते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, और ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं जिन्हें निजल ग्रेन्यूल कहा जा रहा है। और इससे छोटे छोटे फाइबर यहाँ निकले हुए जिनमें फिर से ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है, इसे डेंड्राइट्स कहा जाता है, दूसरा पार्ट। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body also contain nasal granule। ये जो डेंड्राइट है इनके अंदर भी नेजल ग्रेन्यूल हैं एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये संदेश को भेजते हैं सेल बॉडी की तरफ। ये सेल बॉडी की तरफ संदेश ले जाते हैं, जबकि ये जो लॉन्ग फाइबर जिसको हम एक्सॉन कह रहे हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन 3 पार्ट हो गए। एक्सॉन संदेश को अवे ले जाता है, ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर अवे। तो डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ संदेश भेजता है और एक्सॉन अवे संदेश ले जाता है। देखिए लिखा है आगे, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। करें, एक्सॉन का जो डिस्टल एंड होता है, आखिरी पार्ट होता है, उसमें ब्रांचिंग होती है इस तरीके से। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। करें, हर ब्रांच एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जाके टर्मिनेट करती है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ने सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब हो गए यहाँ पर। विच पजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स, इनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होती जो आगे हम देखेंगे, और उनके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या करें, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से अवे संदेश को ले जाता है टू अ सिनेप्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसे सिनेप्स कहते हैं, और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, मोटर एंड प्लेट। एनएमजे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा मसल फाइबर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूरॉन के टाइप के बारे में। तो न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट। द न्यूरॉन आर ऑफ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। तो यूनिपोलर में सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, और ये पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ज्यादातर। बाइपोलर न्यूरॉन उन्हें कहा जाता है जिनमें 1 एक्सॉन और 1 डेंड्राइट होता है, और ये पाए जाते हैं रेटिना ऑफ आई में, हमारी आंख की रेटिना में। और तीसरे होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन उन्हें कहते हैं जिनमें 1 एक्सॉन और 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट होते हैं। ये हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स पाए, तो खूब पूछा गया नीट में सवाल। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर मैचिंग में और वैसे भी खूब सवाल पूछा गया। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन हो गए हमारे पास। तीनों न्यूरॉन में कॉमन क्या है कि तीनों के पास एक एक एक्सॉन है। अंतर केवल डेंड्राइट्स में ही, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 तरह के एक्सॉन होते हैं, 2 टाइप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन या इसे हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर। तो एक्सॉन 2 तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड नर्व फाइबर के सराउंडिंग में स्वान सेल पाई जाती हैं, और स्वान सेल जो होती है माइलिन सीथ बनाती हैं एक्सॉन के अराउंड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्वान सेल आपको दिखाई गई है, और इस स्वान सेल ने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने एक्सॉन के सराउंडिंग इस तरीके से माइलिन सीथ का फॉर्मेशन कर दी। और 2 माइलिन सीथ के बीच जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। खूब पूछा गया, नोड ऑफ रेनवियर। इसका मतलब ये जो आपको न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये मल्टीपोलर और माइलिनेटेड न्यूरॉन है। मल्टीपोलर क्यों? क्योंकि आप देखो डेंड्राइट यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो दिस इज मल्टीपोलर एंड माइलिन सीथ, इसलिए माइलिनेटेड हो जाएगा।
द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। अब ये जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं बहुत पूछा गया नीट में, ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती 31 पेयर, और क्रेनियल नर्व जो कि हमारे ब्रेन से निकलती 12 पेयर। तो इसे हम एमएससी से याद करते हैं, एमएससी। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल क्रेनियल नर्व में। दूसरा जो अनमाइलिनेटेड है, जो अनमाइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में चारों तरफ स्वान सेल होती, इंक्लोज होता है स्वान सेल, लेकिन ये स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाती। ध्यान रखिएगा, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे अनमाइलिनेटेड, स्वान सेल दोनों में होगी, लेकिन माइलिनेटेड में जो स्वान सेल हो माइलिन शीथ बनाएगी, और अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाएगी एक्सॉन के अराउंड। और ये पाए जाते हैं कहां पर? ऑटोनॉमिक एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। इसको हम यूएसए से याद कर लेंगे, यानी आपका निमोनिक होगा एमएससी फ्रॉम यूएसए। यूएसए मतलब अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाएंगे। तो बहुत पूछा जाता है, ये निमोनिक, आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व तीन काम करेगा यहाँ पर, जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन। तो तीनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कठिन भी लगता है। तो तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा ये, ठीक है। पहली चीज कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, ये एक सवाल हो गया। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल हैं, क्यों है? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। अब ये पोलराइज का मतलब क्या? पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूरल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी कह लें, न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ निगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसलिए पोलराइज्ड हो गए। और पोलराइज्ड होने की वजह से वो एक्साइटेबल है, यानी अगर उसको स्टिमुलस मिले तो ये रिसीव कर सकते हैं, दैट इज एक्साइटेबल। अब यहां पूछा, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इन अ पोलराइज्ड? पोलराइज क्यों है? तो इसका रीजन है यहाँ पर जो आयंस, उनका ग्रेडियंट। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। न्यूरॉन एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन को, जो कि न्यूरॉन, ये न्यूरॉन नाम की सेल है, इसलिए यहां पर मेम्ब्रेन को न्यूरल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और इस न्यूरल मेम्ब्रेन में आप अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद करिए, तो वहां पर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन आपने पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन वही है ये आयन चैनल, इंटीग्रल प्रोटीन। These ion channel are selectively permeable to different ion. अब करें, when a neuron is not conducting any impulse, that is resting. जब न्यूरॉन कोई भी संदेश नहीं ले जा रहा तो इसको हम रेस्टिंग कह रहे हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज comparatively more permeable to the potassium ion and nearly impermeable to the sodium ion. तो रेस्टिंग स्टेट में जो परमेबिलिटी ज्यादा है, किसके लिए? पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है, और सोडियम के लगभग नियरली इम्परमेबल। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। यहाँ पर एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म, उसको हम एक्सोप्लाज्म कह रहे हैं। जैसे मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्म कहते थे, यहाँ पर एक्सोप्लाज्म नाम हो जाएगा। और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पर है, अगर आप हिस्टोन प्रोटीन याद करिए तो पॉजिटिवली चार्ज थी। तो निगेटिवली चार्ज, एंड फॉर निगेटिवली चार्ज, एंड फॉर न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाई जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि वहां पर बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। कंसिक्वेंटली the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium. ये अंदर की बात है एक्सोप्लाज्म, इसके बाहर उल्टा हो जाएगा। हाँ, द इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ जिसे हम कह सकते हैं, कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, उल्टा कर लो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई मेम्ब्रेन के एक तरफ, इधर मान लो पोटेशियम है, इधर पोटेशियम है, अंदर पोटेशियम अगर ज्यादा है बाहर कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और ग्रेडियंट के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके, ग्रेडियंट की रिएक्शन हमेशा हाई से लो होती है।
तो इनसाइड पोटेशियम ज्यादा है और आउटसाइड सोडियम ज्यादा है। These ionic gradient, these ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump. इन आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। इसके लिए मैंने एक निमोनिक आपको बताया था, नोकिया नोकिया 321। नोकिया का मॉडल है 321। यस, तो यहां पर एन मतलब ये हो जाएगा सोडियम, ओ मतलब आउट, तो सोडियम आउट कितने? 3, के मतलब पोटेशियम और आई मतलब इन कितने? 2, और ए मतलब एटीपी खर्च हो रही कितनी? 1। क्योंकि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। सेल में हमने बात किया था कि प्रोटॉन पंप और सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पर एक एटीपी खर्च हो रही, देख लो आप, ये लिखा है कि विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a पॉजिटिव चार्ज। भाई बाहर 3 सोडियम जा रहे हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और अंदर 2 ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसकी वजह से अब बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इनर सरफेस पे उसकी तुलना में निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, बिकम निगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज। इसी को हम कहेंगे पोलराइज। अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये देख लो, अंदर निगेटिव है और बाहर पॉजिटिव, यहां पर मेम्ब्रेन पोलराइज फॉर्म में। और इस समय पोलराइज स्टेट में अगर यहां पर हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। इस वोल्टेज को यहां पर रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग मतलब अभी नर्व कोई भी एक्सॉन कोई भी इंपल्स नहीं ले जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा देखिए। अब कह रहे हैं कि मान लो कि एक कोई स्टिमुलस है जो एक साइट पर अप्लाई किया था, जैसे पॉइंट ए पर, है ना। ये पॉइंट ए आपको दिखाया गया है और ये पॉइंट बी आपको दिखाया गया है। यहां पर कोई इंपल्स अप्लाई किया गया, जैसे कोई इंपल्स यहां पर या स्टिमुलस अप्लाई किया गया ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, पोलराइज मतलब अंदर निगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज, द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम। पहले पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी ज्यादा थी रेस्टिंग स्टेट में, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस पहुंचेगा सोडियम की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। और सोडियम किधर ज्यादा है? बाहर। सोडियम तेजी से आएगा अंदर। दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स, तेजी के साथ सोडियम अंदर आएगा और जब सोडियम जितनी ज्यादा अंदर आएंगे अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइट। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, अब चार्ज उल्टा हो जाएगा। रेस्टिंग स्टेट में अंदर निगेटिव चार्ज था, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया सोडियम के आने की वजह से। दैट इज आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम निगेटिवली चार्ज एंड इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। उल्टा हो गया। अब इनर साइड में यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई, ये देखो, और बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गई। इसे कहेंगे डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन। The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized। और depolarized स्टेट में जब हम यहां पर पोटेंशियल मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। अब अंदर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहां पर पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे और यही एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स है, यानी नर्व इंपल्स जनरेट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब आते हैं कंडक्शन की बात करते हैं। ये तो जनरेशन की कहानी हो गई कि कैसे नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है, अब कैसे ये कंडक्ट होगा। तो एट साइट्स इमीडिएटली एट, कह रहे हैं कि जहां पर डीपोलराइजेशन हुआ है उसके आगे की जो साइट है, यानी जो बी पॉइंट है, अगर वो देखें तो उधर अंदर निगेटिव चार्ज है, मतलब ये वाला पोलराइज है और ये वाला एरिया डीपोलराइज है। तो उसके जस्ट आगे का हिस्सा भी पोलराइज फॉर्म में।
The axon example side B membrane has a positive charge on outer surface and negative charge on its inner surface, और इस वजह से अब A और B के बीच में करंट का फ्लो होगा। ये देखो, ये करंट का फ्लो, और करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगा। यानी अगर अंदर देखो तो ए से बी की तरफ करंट का फ्लो और बाहर बी से, और ये सर्किट जैसे पूरा होगा, जैसे प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो होगा, सर्किट पूरा होगा, और सर्किट पूरा होते ही ए की सूचना बी पर पहुंच जाएगी। As a result, a current flows on the inner surface from side A to side B. On the outer surface, current flows from side B to side A. आप पॉजिटिव से नेगेटिव याद कर लो, ए बी मत याद करो, कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का फ्लो होगा टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। हेंस द पोलैरिटी एट द साइट इज रिवर्स्ड। पोलैरिटी जो है वो उल्टा हो जाएगी, एंड एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। अब बी साइट पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, दस द इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। यानी जो ए की सूचना थी करंट के द्वारा बी तक पहुंच जाएगी, और बी पर जब सूचना पहुंचेगी तो बी में भी वही होगा जो ए में हुआ था। यानी यहां पर सोडियम आयन तेजी से अंदर आएंगे, और अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निगेटिव हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये डीपोलराइज हो जाएगा। यानी ए की सूचना बी तक आ गई और ये सूचना करंट के फॉर्म में आई, और इसी को हम कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन किस फॉर्म में हो रहा है? करंट के फॉर्म में। कंडक्शन मतलब एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक संदेश का जाना। और कह रही ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अब आगे रिपीट होता जाएगा। द सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of axon and consequently the impulse is conducted। यार अब ये आगे के पार्ट में भी इसी तरह, ये सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, तो इसी तरीके से करंट का फ्लो होता रहेगा, और करंट का फ्लो होने की वजह से ये सूचना अभी एक ही न्यूरॉन में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रही है, हेंस इट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि ये जो ए पार्ट पे परमिबिलिटी बढ़ी थी ना, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। ए पार्ट पे जो सोडियम के लिए परमिबिलिटी बढ़ी थी बहुत कम समय के लिए थी, अब ये इसके बाद तुरंत ही फिर से पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत थोड़े समय में ही पोटेशियम बाहर जाएगा तेजी के साथ, और पोटेशियम जितना बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर पॉजिटिव चार्ज लेके फिर से बाहर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव चार्ज, तो अंदर फिर से निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अंदर निगेटिव चार्ज मतलब पोलराइज, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल फिर से आ जाएगा एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम। और जैसे ही ए पार्ट में ये घटना हुई डीपोलराइजेशन, इसे हम लोग कहते हैं, दिस इज डीपोलराइजेशन, यानी फिर से पोलराइजेशन में आ गए। अब यहां पर नया स्टिमुलस रिसीव हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमने देखा यहां पर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। यहां पर जब पोटेशियम आयन बाहर गया तो ये रीपोलराइजेशन की घटना है, शायद मैंने डीपोलराइजेशन बोल दिया है, रीपोलराइजेशन है। तो देखो क्या क्या सवाल पूछेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो परमिबिलिटी पूछेगा, परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी जो है, परमिबिलिटी यहाँ पोलराइजेशन में पोटेशियम के लिए और फिर उल्टा करते जाओ, डीपोलराइजेशन में सोडियम के लिए और रीपोलराइजेशन में फिर से पोटेशियम के लिए, बस उल्टा करते जाना है। अगर चार्ज देखो, चार्ज ऑन इनसाइड, अगर इनसाइड चार्ज देखो तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, बस इतना करना है आपको। पोलराइज्ड स्टेट में पोटेशियम, और पी फॉर पोलराइज, पी फॉर पोटेशियम, वैसे भी सही हो जाएगा, है ना। इन इनमें आई के बाद क्या रहा? एन, मतलब अंदर निगेटिव चार्ज होगा पोलराइज फॉर्म में, और उसके बाद उल्टा करते चले जाना। इसी से आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? एक न्यूरॉन से संदेश दूसरे न्यूरॉन तक जाना। एक ही न्यूरॉन के अंदर जब संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं, लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब संदेश जाएगा तो इसे हम ट्रांसमिशन कहेंगे। ठीक है, तो करें अ नर्व इम्पल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू
जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन सिनेप्स कहलाता है, दो बोन के बीच का जंक्शन ज्वाइंट कहलाता है, न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। मतलब ये सिनेप्स के पहले वाला न्यूरॉन का पार्ट है और ये सिनेप्स के बाद वाला। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर इसमें गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे यहाँ गैप दिखाई दे रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो सिनेप्स दिखाया गया है ये केमिकल सिनेप्स है। केमिकल सिनेप्स में ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी गैप होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में गैप नहीं होता, और इसीलिए जो गैप है इसके बेसिस पर दो तरह के सिनेप्सेस होते हैं। एक को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं और एक को केमिकल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती, बहुत नजदीक होती है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सेस। फिर यहाँ सीधे करंट का फ्लो होता है, जबकि केमिकल सिनेप्स में ऐसा नहीं होता है। केमिकल सिनेप्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर है जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। फिर कह रहे हैं कि केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट दिस सिनेप्सिस। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। कह रहे हैं यहाँ पर जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। फिर कह रहे हैं व्हेन एन इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल। कह रहे जब कोई संदेश यहाँ पर पहुंचता है तो संदेश के पहुंचने की वजह से ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये मूव करती हैं प्री सिनेप्टिक या सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को क्लेफ्ट में रिलीज कर देती है। देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि व्हेन action potential arrive at axon terminal, it stimulate the movement of the synaptic vesicle towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to their specific receptor present on the postsynaptic membrane. ये जो रिसेप्टर है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, ये जो रिसेप्टर दिखाई दे रहा है, और ये नीट में ही 2 बार सवाल पूछा गया। रिसेप्टर कहाँ होता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। और कह रहे हैं जैसे ही बाइंड करेगा, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल। किसके आयन चैनल? सोडियम के आयन चैनल ओपन होंगे, अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयन। कौन से? सोडियम आयन एंटर करेंगे तेजी से, which can generate a new potential in the postsynaptic neuron। और करें ये जो नया पोटेंशियल है ये एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। ये तो हो गया केमिकल सिनेप्स। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है, तो वहां पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस दिस सिनेप्सिस, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के संपर्क में, कोई गैप है ही नहीं। अगर आप केमिकल सिनेप्स को देखें तो वहां पर केमिकल के द्वारा संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, यहाँ पर करंट के फॉर्म में जा रहा है, और इसीलिए ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon। बहुत बेहतरीन लाइन लिखी है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होने वाला ट्रांसमिशन कंडक्शन की तरह लगता है, क्योंकि कंडक्शन किस फॉर्म में चल रहा है? जो कंडक्शन हो रहा है वो करंट के फॉर्म में चल रहा है, और यहां जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ट्रांसमिशन वो भी तो करंट के फॉर्म में ही हो रहा है। तो वही यहां पर एनसीईआरटी कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में होने वाला ट्रांसमिशन कंडक्शन की तरह लगता है। और आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि अगर आपसे पूछा जाए केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में
किसके द्वारा जो ट्रांसमिशन हो ज्यादा तेज है, तो ऑब्वियस है कि करंट बहुत तेज फ्लो होती है। वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे केमिकल सिनेप्स में, फिर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, टाइम लगेगा। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। ये सब खूब सवाल पूछे जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन अवर न्यूरल सिस्टम, हमारे न्यूरल सिस्टम में बहुत रेयर है। हमारे ज्यादातर जो सिनेप्स होते हैं कौन से होते हैं? केमिकल सिनेप्सेस होते हैं। अब आते हैं आखिरी टॉपिक, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सीएनएस। हम ह्यूमन में सीएनएस के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में है नहीं, केवल ब्रेन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये सभी चीजों की प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन करता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, तो आपकी जो आंखें हैं ना जो देख रही हैं, वो आपकी आंखों में एक लेंस है, वो लेंस इमेज बनाता है उल्टा, ब्रेन आपको सीधा करके दिखा रहा है। जो भी आप सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग आपका ब्रेन कर रहा है। आप मुझे देख रहे हैं, एक बार देखा आपने, दोबारा देखा, तिबारा देखा, कई बार देखते हैं तो आप फिर पहचान जाते हैं। देखते हैं आंख से, लेकिन पहचान कैसे रहे? ब्रेन से। तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। कमांड मतलब ये आदेश देता है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, कैसे हाथ को मूव कर रहा हूं, ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जो भी काम आप करते हैं उसके लिए यही कमांड देता है। इट कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मतलब जो जानबूझ के आप मूवमेंट करें, टंग का मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, सब वॉलंटरी मूवमेंट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलंटरी मूवमेंट भी ये कंट्रोल करता है। आपके इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट हो रहा है स्टमक में, वो भी ब्रेन ही कर रहा है। बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा, थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास, सर्केडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी की कब नींद आती है, कब भूख लगती है, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, अगला चैप्टर, एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये सभी चीजें ब्रेन नियंत्रित कर रहा है। इट आल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन। क्या हम देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन करता है। जैसे वो एक कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है और एक उसके साइड में बड़ा सा बॉक्स रखा होता है, इसे हम लोग कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी हम टाइप करते हैं वो सूचना पहले सीपीयू में जाती है और फिर स्क्रीन आपको दिखाती है वो चीज। तो जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। विजन, हियरिंग, जो भी हम सुनते हैं कान से सुनते हैं, लेकिन कान में ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक संदेश ले जाते हैं। स्पीच जो भी हम बोलते हैं, मेमोरी जो हमारी याददाश्त है, इंटेलिजेंस जो हमारी बुद्धिमानी है, इमोशन जो हमारी फीलिंग्स हैं, एंड थॉट जो हमारे विचार हैं, सारी चीजों की प्रोसेसिंग हमारा ब्रेन ही करता है। अब ब्रेन अगर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो फिर इसकी सुरक्षा भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल या क्रेनियम, जिसे आप कहते हैं ना, क्रेनियम इसे प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम 22 बोन से मिलकर बना होता है। इनसाइड द स्कल या क्रेनियम, ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनेंजेस। और क्रेनियल मेनेंजेस जो होती हैं वो 3 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को कहते हैं ड्यूरामेटो, very thin middle layer called arachnoid, and inner layer which is in contact with the brain tissue is called pia mater। आप देखो जो लंग की कवरिंग है 2 है, हार्ट की 2 कवरिंग है ना, लेकिन ब्रेन की 3 कवरिंग यहाँ पर है। अब करें, ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, फोर ब्रेन दिखाई दे रहा है जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये मिड ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, और हाइंड ब्रेन जिसमें पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला आ जाएंगे। मेढक का जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें पॉन्स नहीं होता है, केवल मेडुला और सेरिबेलम होता है ना। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, कॉर्पस कैलोसम, कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे मेजर पार्ट हमारे ब्रेन का है, फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। और एक डीप क्लेफ्ट है, गहरी खांच, जो सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड करती लॉन्गिट्यूडनली, 2 हाफ्स में, जिन्हें हम लोग कहते हैं लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इन दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम, जो कि है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ट्रैक्ट का मतलब क्या है?
ट्रैक्ट मतलब ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस, और नर्व जो होता है वो ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन पीएनएस। तो अभी आप तो सीएनएस के अंदर है। अब कह रहे हैं द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत सारे फोल्ड होते हैं, और आप जानते हैं फोल्ड सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेस अपीयरेंस। ये मटमैले कलर का क्योंकि अपीयरेंस ही ग्रे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी कंसंट्रेट होती है यहाँ पर, जो इसको ग्रे अपीयरेंस देती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज। मोटर एरियाज मतलब इस एरिया से बॉडी के ऑर्गन को संदेश भेजे जाते हैं। सेंसरी एरिया मतलब संदेश रिसीव होते हैं, लेकिन बड़ा पार्ट हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ऐसा जो ना तो क्लियरली सेंसरी है और ना ही मोटर है। इन एरिया को कहते हैं एसोसिएशन एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं सीएमआई से आजकल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एसोसिएशन एरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन प्ले करते हैं। सी फॉर कम्युनिकेशन, एम फॉर द मेमोरी एंड आई फॉर द इंटरसेंसरी एसोसिएशन। अब सेल बॉडी तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कंसंट्रेट हो जाते हैं। अब जो फाइबर बचे इनको आप एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। तो करें ट्रैक्ट में जो एक्सॉन है वो माइलिन शीथ से कवर्ड होते हैं, जो कि इनर पार्ट बनाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। और ये जो माइलिन शीथ होता है इसकी वजह से ओपेक व्हाइट अपीयरेंस आता है, और इसीलिए इनर पार्ट को व्हाइट मैटर कहा जाता है। तो ये तो बात हो गया सेरिब्रम। अब दूसरा जो पार्ट है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरिब्रम थैलेमस के चारों तरफ लिपटा रहता है, और थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब ये सेंसरी और मोटर सिग्नल के बीच एक तालमेल बनाता, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करता है। दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट हमारे पास है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ये थैलेमस के बेस पे, इसीलिए इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो मतलब नीचे। द हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बहुत पूछा गया नीट में, लगभग हर साल सवाल आता है ये कि बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख प्यास। इसके अलावा हमारे हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है, मतलब न्यूरॉन है जो हार्मोन को सिक्रेट करती है। वी सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगले चैप्टर में हाइपोथैलेमिक हार्मोन 4 पढ़ेंगे, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोस्टेटिन एंड जीएनआरएच। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ध्यान से देखिएगा, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, a group of associated deep structure like amygdala and hippocampus, ये मिलके बनाते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक लोब में तीन चीजें आ गई, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला। ये तीनों मिलके लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बनाती हैं। और लिम्बिक लोब जो है, लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, इमोशन को कंट्रोल करता है, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, दुश्मनी, फियर, डर एंड मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। और कुछ बातें एनसीईआरटी ने लिम्बिक सिस्टम के बारे में समरी में लिखी, जो भी बता देंगे आपको। अब आते हैं मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन जो है ये लोकेटेड होता है बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। अब इस मिड ब्रेन से कैनाल पास होती है जिसे सेरेब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट, यहां पर डायग्राम में ये सेरेब्रल एक्विडक्ट दिखाई भी गई आपको, ये वाली सेरेब्रल एक्विडक्ट। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग लोब, कार्पोरा, क्वाड्री, सेमाइन। फिर आते हैं लास्ट पार्ट, हाइंड ब्रेन। तो ह्यूमन का हाइंड ब्रेन पॉन्स, सेरिबेलम और मिडुला से मिलकर बना होता है, जबकि फ्रॉग में पॉन्स नहीं होता है, सेरिबेलम और मिडुला होते हैं। मिडुला को मिडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा जाता है। और इस मिडुला में तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। पॉन्स में आपने न्यूमोटैक्सिक सेंटर पढ़ रखा है इसी यूनिट में। कह रहे पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट,
ये फाइबर ट्रैक्ट से बना होता है। फाइबर का मतलब एक्सॉन है ना, और ट्रैक्ट मतलब एक्सॉन का जो बंडल होता है, दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पूछा जा चुका नीट में। सेरिबेलम हैव वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। कॉन्वोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, फोल्डिंग जितनी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा और न्यूरॉन का नंबर उतना ज्यादा हो सकता है। आप करें कि जो मेडुला होता है, मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड डिटेल में है नहीं सिलेबस में। मेडुला कंटेन्स सेंटर फॉर कंट्रोल रेस्पिरेशन, RRCCSA, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये नया वर्ड है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी कंट्रोल होता है। थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और ब्रेन स्टेम लिंक करता, कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अब यहां समरी में कुछ बातें लिखी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या लिखा है देखो। करेंट न्यूरॉन जो होते हैं ये एक्साइटेबल सेल हैं ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्साइटेबल है क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज फॉर्म में, और पोलराइज इसलिए क्योंकि यहां पर आयन का ग्रेडियंट होता है। फिर जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम कंसर्न विद ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल। ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, ये सब मेन चैप्टर में नहीं लिखा है। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ये तो दिया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन, ये तो दिया हुआ है। मिड ब्रेन का काम मेन चैप्टर में नहीं लिखा, यहां लिखा है। क्या करता है मिड ब्रेन? मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, विजन, टैक्टाइल, टच एंड ऑडिटरी मतलब हियरिंग इनपुट। और एक चीज और यहां पर आप देखेंगे, ये द सेरिबेलम integrate information received from the semicircular canal of ear and auditory system। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये दो तीन बातें ऐसी लिखी हैं यहाँ पर समरी में जो कि मेन चैप्टर में आपको नहीं दी गई। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में 34 हार्मोन हम लोग को पढ़ने हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो आपको कमेंट करके ये बताना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल कभी पूछा नहीं गया लेकिन ये कठिन सवाल होगा अगर आपसे पूछा जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ यू।